क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आपसे कहता है that a porter lifts a heavy suitcase of mass 80 kg and at the destination lowers it down by a distance of 80 centimeter with a constant velocity. Velocity है constant और ये 80 सेंटीमीटर नीचे ला देता है उस सूटकेस को। तो बताना है कि वर्क डन बाय द पोर्टर इन लोअरिंग द सूटकेस विल बी हाउ मच, कितना काम उसे करना होगा। तो इस सवाल को कैसे करना है, पहले तो आप ये सोचिए कि वर्क डन जो है कैसे वो कर रहा होगा। तो ये मान लीजिए मैं पोर्टर हूं और मेरे सर पे जो है एक वेट रखा हुआ है, सर पे जो है वेट रखा हुआ है इस तरीके से, और मुझे पोर्ट पे जाके इसे उतारना है तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो मैं इसे ऐसे 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 धीरे 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 जो है मैं इसे नीचे रखने वाला हूं। तो मुझे एफर्ट क्यों लगाना पड़ रहा है? ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है ना, तो मैं छोड़ क्यों नहीं देता इसको? क्योंकि सामान टूट सकता है। तो मुझे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखना रह रहा है, मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिससे क्या हो सके कि इसका mg, इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो सके और नेट फोर्स जो है 0 के बराबर हो जाए और एक्सेलरेशन इसका 0 के बराबर हो जाए, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाए। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि हमें वेलोसिटी को कांस्टेंट यदि रखना है तो mg के अगेंस्ट हमें फोर्स लगाना होगा और ऐसे धीरे 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 इसको नीचे लाना होगा। तो फोर्स यदि पोर्टर ने ऊपर लगाया है और इस सूटकेस का डिस्प्लेसमेंट नीचे हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट है इसका नीचे की तरफ, फोर्स हमने लगाया है ऊपर की तरफ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है, तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव हमें देखने को मिलने वाला है। तो वर्क डन नेगेटिव कौन कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए में ही नेगेटिव ऑप्शन है, तो इनमें से ही एक आंसर होने वाला है। तो चाहे कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए, हमें सिर्फ इन दोनों में से चूज करना है आंसर क्या होने वाला है। अब देख लेते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम आप इसमें लगा दीजिए, यहां से लेके यहां तक, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ m v इनिशियल स्क्वायर। बिकॉज वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी बराबर है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है 0 हमें मिल जाता है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हिच इज mgh। सो माइनस mgh हमारा आंसर होगा। वैल्यूज निकालिए इसकी, माइनस ऑफ 80, g की वैल्यू 9.8 इंटू h की जो वैल्यू है कितना है 80 सेंटीमीटर, 80 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाती हैं, आपको मिलेगा माइनस ऑफ 64 इंटू 9.8। अब बेटा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देखिए 64 में लगभग 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 640 आना चाहिए माइनस में। सो माइनस 640 से थोड़ा सा कम हमारा आंसर होना चाहिए। तो इन दोनों में से चूज कर लीजिए 640 में से कौन सा थोड़ा सा कम है, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो समझ गए आप कैसे सॉल्व करना है। यहां पे सबसे पहले मैंने कोशिश की कि ऑप्शंस जो हैं एलिमिनेट हो जाएं। तो यदि सवाल ऐसा है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ रही है, तो आप जरूर ऑप्शंस को जो है रूल आउट कर दीजिए कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ये तो साइन इसका ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको सिर्फ 2 ऑप्शंस में से चूज करने होंगे और फिर कैलकुलेशन की सहायता से आप बता भी सकते हैं एग्जैक्ट कितना आने वाला है। कैलकुलेशन हर एक स्टेप पे देखते रहें कि क्या हम इसी स्टेप से कंक्लूड कर सकते हैं क्या आंसर। तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ऐसा प्रैक्टिस करेंगे पूरे साल भर तक, तो पेपर तक जाते जाते आप बहुत ज्यादा प्रो हो जाओगे और आपको बहुत ही कम समय में आप सवाल को निकाल लोगे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है, ठीक है बच्चों। डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो
तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। सवाल है हमारे पास आगे, 22 जुलाई को पूछा गया था, एक ही शिफ्ट हुआ था इस दिन, शाम वाला। A bullet of 4 gram mass is fired from a gun of mass 4 kg. बुलेट है, गन है, क्लास 10 से सवाल करते हुए आ रहे हैं। If the bullet moves with a muzzle speed of 50 meter per second, the impulse imparted to the gun and velocity of recoil of the gun is equal to। तो यहाँ पे गन है और बुलेट है, दोनों एक साथ बंधे हुए थे, दोनों रेस्ट पे थे। बाद में क्या होता है कि ये जो बुलेट है ये निकलता है, मजल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बाहर भागता है, और गन जो है वो लेफ्ट से पीछे की तरफ जा रही है विद वेलोसिटी v। पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 0 के बराबर है, तो पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम 0 के बराबर होगा। तो लीनियर मोमेंटम 0 करवा दीजिए, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज 0 इज इक्वल टू, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करवा दीजिए, पहले लीनियर मोमेंटम 0, फाइनल लीनियर मोमेंटम मास ऑफ बुलेट which is 4 gram 4 by 1000 into 50 plus 4 kg into minus v। तो 4 से 4 चला गया, 0 से 0 चला गया, तो 0.05 मीटर पर सेकेंड आपको मैग्नीट्यूड ऑफ रिकॉइल स्पीड मिलने वाला है, 0.05 मीटर पर सेकेंड। तो कौन से ऑप्शंस गलत हो जाएंगे? ये दोनों ऑप्शंस गलत हो जाएंगे, 0.05 0.05 दोनों में मजल स्पीड सेम है। अब इंपल्स की बात करें तो यहाँ इंपल्स जो है 0.2 kg मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 0.4 kg मीटर पर सेकेंड है। देखिए भाई, इंपल्स जो दिया है बुलेट ने गन को या गन ने बुलेट को दिया है, दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, तो आप निकाल सकते हैं, किसी का भी मैग्नीट्यूड में चेंज निकाल सकते हैं। तो मैं बुलेट के मैग्नीट्यूड में चेंज निकाल रहा हूं मोमेंटम का, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपल्स बाय गन गिवन प्रोवाइडेड टू द बुलेट, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा पी, तो बुलेट का फाइनल मोमेंटम माइनस बुलेट का इनिशियल मोमेंटम। तो मास है हमारे पास 4 ग्राम 4 by 1000 into final velocity is how much 50 minus initial velocity 0। तो 0 से बेटा 0 चला गया, 5 चौका 20 बटा 100 आ गया आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड विल बी आंसर। सो सेकंड ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल हमारे पास है ये, 22 जुलाई को पूछा गया है, कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ रिंग, अ सॉलिड सिलेंडर and a solid sphere rolls down on the same inclined plane without slipping। तो सेम inclined plane पर ये नीचे गिरते हैं और जो inclined plane है वहां पे स्लिपिंग नहीं होती है, यानी कि फ्रिक्शन जो है सफिशिएंट वहां पर उपलब्ध है। Assume that they start rolling from rest and having identical diameter। तो क्या होगा? तो ये हमारे पास कुछ राउंडेड बॉडी है, एक रिंग है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, तीन चीजें हैं जिनका साइज बराबर है एकदम, और ये रेस्ट से यहां से गिरती हैं और धीरे 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 रोल करती हुई नीचे की तरफ आ जाती हैं। यहां पर इसका वेलोसिटी मान लेता हूं v के बराबर है, एंगुलर स्पीड जो है ओमेगा के बराबर है। पूछा गया है क्या कि the correct statement for the situation is the sphere has the greatest and ring has the least velocity of center of mass at the bottom of the inclined plane। तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, which is v, उसके बारे में आपसे पूछा गया है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ring has the greatest and the cylinder has the least, all of them will have same velocity। greatest velocity की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि ये सेम हाइट से गिरते हैं सेम इंक्लाइन प्लेन पे, तो स्पीड एट द बॉटम का फॉर्मूला होता है v is equal to अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस i बाय mr स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां देखिए बेटा, मैं कह सकता हूं कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होगा उसके लिए डिनोमिनेटर जो है सबसे ज्यादा होने वाला है, और डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होगा तो उसका जो ओवरऑल क्वांटिटी है वो कम होने वाली है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से जो स्पीड एट द बॉटम है वो कम हो जाएगी। तो इन तीनों
ऑब्जेक्ट्स में देखिए किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, किसका सबसे ज्यादा है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 into mr² होता है। सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो 0.5 mr² होता है, और सॉलिड स्फीयर की बात करें तो 2/5 विच इज 0.4 mr² के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फॉर सॉलिड स्फीयर, तो इसका जो स्पीड है ग्रेटेस्ट होगा। सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका है, तो सबसे लीस्ट स्पीड जो है वो रिंग का होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपसे कहता है कि स्फीयर हैज द ग्रेटेस्ट, सही बात है, एंड द रिंग हैज द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो पहला वाला ऑप्शन ही सही निकल गया, बाकी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी भी वेलोसिटी से रिलेटेड ही है कि किसका ज्यादा किसका कम, इसका ज्यादा इसका कम, इसका ज्यादा इसका कम। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सवाल है हमारे पास ये 22 जुलाई को पूछा गया है, और ये एक अच्छा सवाल है। इसमें फेजर की जो है अच्छा ज्ञान जो है आपको इस्तेमाल करना होगा, आपको फेजर अच्छे से आता होगा तब आप इस सवाल को कर लेंगे। द मोशन ऑफ मास ऑन ए स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k इज एज शोन इन फिगर। दिखाया हुआ है स्प्रिंग मास सिस्टम है। The equation of motion is given by x as a function of time xt is equal to a sin omega t plus b cos omega t। a sin omega t plus b cos omega t इसका इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। Suppose that at time t बराबर 0 the position of mass is x0 and velocity is v0, then its displacement can also be represented as xt is equals to c cos omega t minus phi। तो where c and phi are equal to, c और phi की जो वैल्यू है आपसे पूछी गई है, और सारे ऑप्शंस में यहाँ पे v0 x0 ओमेगा, v0 x0 ओमेगा, ये सब जो है दिए हुए हैं। c और phi हमें निकालना है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, ये लिखा है xt is equals to a sin omega t plus b cos omega t। ये दो SHM की इक्वेशंस को जोड़ दिया गया है। तो हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, यदि सेम फ्रीक्वेंसी के दो SHM हैं तो उनको जोड़ना आसान होता है। फेजर्स की सहायता से हम इन्हें जोड़ सकते हैं और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कह देता हूं कि ये x1 है विच इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t, और जो हमारे पास x2 है वो कितना है हमारे पास b cos ओमेगा t, उसको लिख दीजिए b साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो ये दो हमारे पास SHMs हैं, और इनको यदि जोड़ देते हैं x1 प्लस x2 तो हमें मिल जाता है xt हमें मिल जाता है यहाँ पर। तो इनको जोड़ना है हमें और बताना है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो c cos को लिख देता हूं मैं साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 माइनस फाई। इस फॉर्म में हमें लिखना है और बताना है कि फाई की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी, यानी इन दोनों को जोड़ना है और c और फाई की वैल्यू निकालनी है इस तरीके से। तो चलिए जोड़ना स्टार्ट करते हैं। कैसे जोड़ते हैं इनको? हम पहले एक फेजर बनाएंगे जिसका लेंथ होगा a के बराबर, उसके बाद दूसरा फेजर बनाएंगे b, और a और b के बीच में जो एंगल है वो होना चाहिए इन फेज के डिफरेंस के बराबर विच इज पाई बाई 2। तो एक फेजर मैंने बना दिया जिसका लेंथ है a, दूसरा फेजर मैंने बना दिया जिसका लेंथ है b, और इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री के बराबर है। इनका रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा c के बराबर। c के बराबर आपको रिजल्टेंट मिल जाता है। तो c की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं सिंपली, दो वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है, सो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको c की वैल्यू मिल जाती है। तो मैं यदि ये एंगल थीटा के बराबर मान लूं तो आपको मिल जाएगा c साइन ऑफ ओमेगा t प्लस थीटा। लेकिन हमें ये तो चाहिए नहीं, हमें तो c साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 माइनस फाई चाहिए, पाई बाई 2 माइनस फाई चाहिए। तो आप एक काम कीजिए, ये वाला जो एंगल है ये आप फाई मान लीजिए, और थीटा को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस फाई। तो ये हमें अब मिल जाएगा c साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 माइनस फाई। तो फाई वाला एंगल है वो ये वाला एंगल है, ना कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल फाई है, तो ये हमें मिल जाता है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट xt इज इक्वल टू c साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 माइनस फाई। और फाई की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं 10 की फॉर्म में, 10 फाई इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में देखिए बेटा, दिस अपॉन दिस इज a, दिस इज b, सो a अपॉन b आपको मिल जाता है 10 फाई की वैल्यू। लेकिन हमें आंसर, अच्छा c की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का, हमें आंसर में a और b तो दिया ही नहीं है, आंसर में a और b तो दिया ही नहीं है, हमें v0 x0 और ओमेगा की टर्म्स में आंसर दिया है।
तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल कीजिए जहां पे v0 x0 लिखा है। लाइक लिटरली आपने इस लाइन को पढ़ लेंगे तो आपको x0 v0 की वैल्यू मिल जाएगी ए और बी की टर्म्स में। तो काम करिए, टाइम t बराबर 0 रख दीजिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में टाइम 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है x t इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। तो यहाँ टाइम की जो वैल्यू है 0 पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला टर्म 0, तो आपको मिल जाएगा b cos ओमेगा t। तो x 0 आपको मिल जाएगा b, t की वैल्यू 0 डालेंगे तो b मिल जाएगा। सो x 0 आपको मिल जाता है b के बराबर, या b की वैल्यू x 0 के बराबर मिल जाती है। अब हमें v0 की टर्म्स निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। सो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस b ओमेगा sin ओमेगा t। टाइम की वैल्यू 0 के बराबर आप पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 0 के बराबर। आपको मिल जाएगा v0 डिवाइडेड बाय, आपको मिल जाएगा यहाँ से a ओमेगा इज इक्वल्स टू 1। ये क्या कर दिया, इज इक्वल्स टू a ओमेगा ही लिख दो ना। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाती है v0 डिवाइडेड बाय ओमेगा। a मिल गया आपको, b मिल गया आपको। अब वो सारी वैल्यूज a और b की आप रख दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको c की वैल्यू मिल जाती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर विच इज v0 का स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x0 का स्क्वायर। तो आप c मिलाइए पहले, c की वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, v0 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर। ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये ऑप्शन भी सही लग रहा है, ये गलत है 2 की वजह से, ये गलत है 2 की वजह से। अब C और D में से एक आंसर होगा, तो आप 10 की वैल्यू निकालिए। 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 5 इज इक्वल टू कितना था, a अपॉन b था। a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है v0 डिवाइडेड बाय ओमेगा इनटू x0। सो v0 बाय ओमेगा x0 जो है डी ऑप्शन ही आपका सही आंसर होने वाला है यहाँ पर। ठीक बात, समझ गए। अगला सवाल है हमारे पास ये, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड vertically upward from the surface of earth with a velocity sufficient enough to carry it to infinity। तो ये लाइन जो है आपको इशारा कर रही है कि एस्केप स्पीड के बराबर इसके पास स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। द टाइम टेकन बाय इट टू रीच हाइट h इज इक्वल टू, तो हाइट h तक इसे पहुंचाने के लिए कितना समय लगने वाला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और ये ऐसे हमें आंसर दिए हैं भयानक टाइप के। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अर्थ के सरफेस पे रखा है, इसके पास वेलोसिटी मैं जानता हूँ अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r के बराबर है। ठीक, इसका मास मैं मान लेता हूँ स्मॉल m के बराबर है। यहाँ पर इसकी हाइट जो है ग्राउंड से वो 0 है, ग्राउंड से हाइट जो है 0 है, मैं y मान लेता हूँ उस हाइट को 0 के बराबर है। और जब ये हाइट y बराबर y पर पहुंच जाएगा, y हाइट पर पहुंच जाएगा अर्थ की सरफेस से, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v के बराबर हो जाता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मेरा स्ट्रेटेजी इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या है कि मैं पहले कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से वेलोसिटी निकालूंगा। वेलोसिटी को मैं dy बाय dt रखूंगा, तो y और t में मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज कर सकते हैं कि मैं एक्सेलरेशन इसका लिख दूं किसी रास्ते में विच इज dv बाय dt, और फिर उसे डबल इंटीग्रेट करूं, तो थोड़ा सा लेंदी रहेगा। रादर देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी एट अ जनरल इंस्टेंट, और वहां से फिर मैं इंटीग्रेशन की सहायता से, सिंगल इंटीग्रेशन से वेलोसिटी सिंगल इंटीग्रेशन से मैं y हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाइए तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू 2gm स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इनटू स्मॉल m v स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r प्लस y। सॉल्व करिए इसको, 2 से चला गया 2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसको इधर ले जाइए, m से m चला गया तो मिल जाएगा आपको 2 टाइम्स g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r प्लस y का अंडर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू आपको मिल जाती है। अब v एज अ फंक्शन ऑफ y आपको मिल चुका है, तो हम v को लिख सकते हैं dy बाय dt। इसको लिखिए आप dy और इसको ले जाइए इधर, से यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ r प्लस y, और ये मिल जाएगा आपको अंडर रूट ऑफ 2gm dt, अंडर रूट ऑफ 2gm, और यहाँ मिल जाएगा dt। इंटीग्रेट करिए दोनों तरफ तो आपको मिलेगा t बराबर y बराबर 0 पर टाइम t बराबर 0 था, टाइम t बराबर t पर
h हाइट पर ये पहुंच जाता है। सिंपल इंटीग्रेशन है इसका, तो आपको मिल जाएगा 1/1 इंटू आर प्लस वाई रेज टू द पावर 1/2 प्लस 1 विच इज 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 विच इज 2/3, और ये कितना आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 जी एम इंटू टी। तो अब आप क्या करिए, यहाँ पे 2/3 आ चुका है, यहां से आप कॉमन ले सकते हैं, y को कॉमन ले सकते हैं, r को कॉमन ले सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज यहाँ हर जगह h अपॉन आर ही है 1 प्लस h अपॉन आर ही, तो यहाँ पे जरूरत बन जाती है कि आप यहाँ से r को कॉमन ले लीजिए। सो r की पावर 3/2 आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 2/3, और यहाँ मिलेगा 1 प्लस y अपॉन आर ई रेज टू द पावर 3/2, और नीचे आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 2gm, अंडर रूट ऑफ 2gm, दिस इज 3/2। ये मिल जाएगा आपको टाइम t। अब इसे थोड़ा सा सजाना है हमें, कैसे सजा सकते हैं इसको लिखिए 2/3, r क्यूब है तो बेसिकली r रूट r है, तो इसको अंडर रूट ऑफ r क्यूब लिख दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए 2gm, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 प्लस y अपॉन आर ई रेज टू द पावर 3/2। और क्या सजा सकते हैं, ओके यहाँ आर ई और g है, तो यहाँ r क्यूब को मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर इंटू r, तो gm अपॉन r स्क्वायर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस हो जाता है, तो आपको यहाँ मिलेगा 2/3 अंडर रूट ऑफ r बाई g, और यहाँ मिल जाएगा 1 प्लस y अपॉन r रेज टू द पावर 3/2। तो ये हमारा आंसर मिल जाएगा टाइम का 2/3 सब जगह 2/3 आना चाहिए, ओके। और यहाँ पे क्या है 1 प्लस y अपॉन r रेज टू द पावर 3/2, 1 प्लस r रेज टू द 3/2। अच्छा यहाँ पे कुछ कॉमन भी इन्होंने लिया है, कॉमन यहाँ पे 2g आएगा, 2g तो भूल ही गए, 2g आएगा, तो इसको यदि अंदर ले जाऊंगा तो आपको -1 भी है यहाँ पे। हमने क्या मिस्टेक करी है यहाँ पे, इंटीग्रेशन के समय हमने इंटीग्रेशन के समय यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। वो क्या हुआ है, r प्लस वाई रेज टू द पावर 1/2, यहाँ पे हमने लिमिट जब रखी है तो यहाँ पे y की वैल्यू जब 0 आएगी तो यहाँ पे r की पावर 3/2 बचेगा, माइनस r की पावर 3/2, तो r की पावर 3/2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे -1 भी आपको मिलेगा, तो -1 भी आपको मिलने वाला है, तो ये सब जो है -1 भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ठीक है, तो ये आंसर आना चाहिए, 2 को अंदर ले जाइए तो आपको मिल जाएगा 2r अपॉन g, और ये आ जाएगा 1/3, और यहाँ पे 1 प्लस y अपॉन r रेज टू द पावर 3/2 -1 आपको मिल जाएगा। सो 1/3 अंडर रूट ऑफ 2r बाई g, 1/3 अंडर रूट 2r बाई g। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल मैच खा रहा है, वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे एक बार गलती कर दी थी, उसके लिए माफी चाहते हैं कि जब लिमिट लगाया था हमने, तो एक बार लिमिट में y की वैल्यू y रखेंगे तो मिलेगा अंडर रूट ऑफ r प्लस y, और एक बार y की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा अंडर रूट ऑफ r की पावर 3/2, है ना। तो ये हमारा आंसर मिल जाता है। अगला सवाल है हमारे पास ये, द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r placed in xy plane with its center at the origin and the line joining its ends as x-axis is given by। तो हमें दिया हुआ है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, हम जानते हैं 0,2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे, तो 0,2r बाय पाई हमारा आंसर होना चाहिए। यहाँ पे xr अपॉन पाई है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर। आसान था, बहुत ज्यादा आसान था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपसे पूछा है। अब बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन वेक्टर बी वेक्टर। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे पूछना चाह रहे हैं, तो पहले समझिए कि प्रोजेक्शन का मतलब होता क्या है और कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बी, दूसरा वेक्टर है बी। प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि यदि यहां पर एक लाइट गिराई जाए, यहां पर यदि वर्टिकल से ऊपर से लाइट गिराई जाए, तो शैडो कहां पर बनेगा, शैडो कहां पर बनेगा। तो शैडो आप जानते हैं क्या होता है कि ऐसा रीजन जहां पे लाइट नहीं पहुंच पाती है वो डार्क हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड शैडो। तो ऊपर से लाइट यदि गिरेगी बेटा, तो इस जो रीजन है ये लिट होने वाला है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे लाइट को नहीं पहुंचने देगा, तो ये वाला जो रीजन है ये डार्क रहने वाला है, एंड दिस डार्क रीजन पे यहाँ जो है शैडो बनने वाली है। यहां से पीछे वाला रीजन लिट रहने वाला है, ये वाला रीजन लिट रहने वाला है, ये लिट है, ये सब लिट है, ठीक है, ये लिट है।
और ये जो रीजन है ये डार्क है ऊपर से लाइट गिराने पर। सो दिस लेंथ इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड होगा ये, और यदि मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन के साथ में इसको लिखूं तो ये प्रोजेक्शन कहलाएगा वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में प्रोजेक्शन कहलाएगा ये वाला वेक्टर। अब भैया ये निकालें कैसे? देखिए हमें यहाँ दिया है, ऑप्शंस दिए हैं 4 वेक्टर की फॉर्म में। तो ये पहले एंगल निकाल लीजिए थीटा। तो इस वेक्टर की लेंथ कितनी होने वाली है? मैं कह सकता हूं b cos थीटा इस वेक्टर की लेंथ होने वाली है। सिंपल, ये तो हर कोई जानता है। दिस लेंथ इज गोइंग टू बी b sin b cos थीटा। और जो यूनिट वेक्टर a वेक्टर का है वो यूनिट वेक्टर यहां लगा दीजिए a कैप। सो ये हमारा प्रोजेक्शन बन जाएगा b cos थीटा इंटू a कैप, b cos थीटा इंटू a कैप। बिल्कुल सेम हमें यहां पर करना है। तो पहले तो ये देखिए कि किसका प्रोजेक्शन किस पे निकालना है। प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर। तो a वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है b वेक्टर पर। तो जरूरी नहीं है b ज्यादा ही हो, हमेशा b छोटा भी हो सकता है। तो ये हमारे पास है एंगल थीटा, तो आ जाएगा आपके पास a cos थीटा और यूनिट वेक्टर लगा देंगे इसमें b का। सो a cos थीटा इंटू b कैप जो है हमें यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो पहले आप cos थीटा निकाल लीजिए। cos थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल कितना है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ab। तो यहाँ पे इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 1 1 और ये 1 1 0। तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √2। तो आपको मिल जाएगा ये 2 बाय √3 √2 बाय 3 कह सकता हूँ। ये एंगल है cos थीटा है ये। तो यहाँ पे लिखिए मैग्नीट्यूड ऑफ a विच इज √3 इंटू cos थीटा इज √2 बाय √3 इंटू b कैप। b का यूनिट वेक्टर लिखिए। इस वेक्टर में यूनिट वेक्टर से इसमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा i कैप प्लस j कैप डिवाइड बाय i कैप प्लस j कैप का मैग्नीट्यूड विच इज √2। सो √2 से √2 √3 से √3 आपको मिलेगा यहाँ पे i कैप प्लस j कैप। वही हमारा आंसर होने वाला है, 4th वाला आंसर। ठीक है जी।